एक तो छोटे शहर से बिलोंग करते थे ना, तो मुझे तो हर चीज़ लगता था यार लाइफ में इससे बेटर ही हो सकता है, इससे खराब तो पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है जैसे मैं अगर देखता था जिंदगी को। और 7-8 एपिसोड में कितना पैसे डिप्लॉय करने पड़े आपको? हम अज्यूमिंग मेरा कुछ 100 करोड़ टाइप डिप्लॉय होगा। एक 31 ईयर ओल्ड यंग एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक में जाता है फर्स्ट टाइम विद ऑल सीजन एंटरप्रेन्योर्स। हाउ वाज द फीलिंग? तो मुझे दिखता था कि मेरे पास तो हर तरीके से विनिंग ही है। अगर मैंने कुछ अच्छा बोल दिया तो लोग बोलेंगे भाई इतने कम एज में ये तो बढ़िया इंसाइट लेके आता है, बढ़िया बात करता है। और मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर उतनी अच्छी बात नहीं है, मैंने काम की बात नहीं बोली, तो ठीक है, लोग इस तरह माफ कर देंगे, यार छोटा है अभी, यंग एज है, अभी सीख लेगा, ठीक है। पहले स्टार्टअप को बहुत सेलिब्रेट किया जाता था। जब से 1-2 स्टार्टअप आईपीओ गए और उनके आईपीओ अच्छे नहीं हुए, एक सेंटिमेंट आ गया है कि स्टार्टअप सिर्फ पैसा उड़ा रहे हैं। आप कभी भी ये देखना नहीं है, जितने भी क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं ना, मोस्टली जैसे क्रिकेट को जितने लोग एनालाइज कर रहे हैं वो कभी खुद क्रिकेट नहीं खेले होंगे बैठ करके। जिन्होंने स्टार्टअप की बात करनी है वो कभी खुद का बिजनेस नहीं बनाए होंगे। दूर से बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान है, मतलब ब्रॉडली लेंगे तो। अभी इनशॉर्ट्स की क्या वैल्यूएशन है? हमने लास्ट फंड रेज किया था $550 मिलियन पे किया था। तो अभी कितने डेली यूजर्स बता पाओगे? हमारे दोनों प्रोडक्ट्स मिला करके मोर देन 10 मिलियन यूजर्स हमें एवरीडे यूज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनशॉर्ट्स ने रिपोर्टेड लॉस है 310 करोड़। ये गलत है कि सही है? आज का पॉडकास्ट है एक ऐसे शार्क के साथ जो शार्क टैंक में सबसे नए शार्क हैं और सबसे छोटे भी, अजहर इकबाल। इन्होंने एक ऐप बनाई न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ये जब कॉलेज में थे तब इन्हें लगा कि हर चीज़ बहुत जल्दी मिलते जा रही है, बहुत फास्ट मिलते जाती है, तो क्यों ना न्यूज़ भी जल्दी मिले। 30 से 60 सेकंड में आप और मैं समझ पाएँ कि अपने आसपास चल क्या रहा है और वो हेडलाइन के रूप में हमें ऐप में मिल जाए। ये इनका आइडिया था। इसके पीछे ना इन्होंने मार्केट रिसर्च करी, ना इन्होंने कुछ किया, बस शुरू कर दिया। एंड उसकी वजह से आज ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स बना चुके हैं। अजहर इकबाल से हमने ये बातें करी कि स्टार्टअप कैसे बनता है, रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे एक आइडिया को शेप देते हैं, कौन सी चीज़ें वर्क करती है इंडिया में, कौन सी चीज़ें नहीं वर्क करती है। ओवरऑल हर इंसान अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कैसे बड़ा बन सकता है। हमने ये भी बात करी है कि मीडिया क्या आज के ज़माने में इररेलेवेंट हो चुकी है, क्या मीडिया की कोई इम्पोर्टेंस भी है, अगर है तो किस टाइप की मीडिया की है, और आने वाले समय में कौन से ऐसे बिजनेस होंगे या कौन से ऐसे शहर होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। एन्जॉय द शो, क्योंकि आज आपको शार्क टैंक के सबसे नए शार्क के बारे में पता चलेगा। वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपने डिसीजंस लेते हैं और कैसे वो किसी इंसान में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसको परखते हैं। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं और आपके सामने एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एन्जॉय द शो। नाउ आपकी एकदम शुरू से बात करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। एकदम स्टार्टिंग से ये कि कहाँ से शुरू किया, कैसे किया। बट बिफोर वी एक्चुअली डू दैट, मेरे को ये जेन्युइनली बोलना है कि ये कोई पेड कमर्शियल नहीं है जहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ, जहाँ मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। अजहर भाई, आई लव इन शॉर्ट्स। मतलब इट इज़ जेन्युइनली, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स। मतलब मेरे फ़ोन में आई थिंक पिछले 2 सालों से 90% ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद हैं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन बंद है, जहाँ पे मेरा पूरा मतलब मेरी पूरी लाइफ चलती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब बंद है, मेरे इन शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन बंद नहीं, और वो मैंने पूरे बढ़ा के रखेंगे, लेस फ्रीक्वेंट भी नहीं है। ठीक लग रहा है ये। That's good to know. It's very cool. I don't know कब आइडिया आया और ये कैसे आया। इनफैक्ट और इनशॉर्ट्स मैं बहुत पहले से डाउनलोड कर लिया था मैंने, बहुत टाइम से मेरे पास है, मुझे याद भी नहीं कब से, पर और तब से मेरे को ऐसा लगता था यार मैं बना लेता हूँ यार इनशॉर्ट जैसा कुछ। मैं पहले ना इनशॉर्ट्स में वो नहीं होता था, जैसे बिजनेस के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए इनशॉर्ट्स ही होता था एकदम स्टार्टिंग में, आई थिंक, राइट। तो मुझे उस टाइम में लगता था कि मैं बना लेता हूँ इनशॉर्ट जैसी ऐप बिजनेस के लिए सिर्फ, या किसी और चीज़ के लिए। लाइक इतनी बार ऐसा लगा बिकॉज इट वाज सो गुड दैट इट, मतलब बहुत वैल्यू मिलती है। सो थैंक गॉड कि आपने बनाया और बहुत सही। इनफैक्ट हम लोग भी कभी बात करते हैं कभी आपस में, तो मैं भी, ये मुझे लगता है हमारा बिजनेस प्रॉब्ली वन ऑफ दी
वन ऑफ द मोस्ट सिंपल बिजनेस है अगर बोलेंगे तो। और किसी से भी बात करोगे तो उसको लगेगा हाँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कि हाँ छोटे पे दे दो यार, नहीं पढ़ना होता है था, इतना ही सा कहानी है। और इसको करना भी कोई, आपको स्टोरी लिखना भी 60 वर्ड में, मतलब काफ़ी सिंपल बिजनेस अगर आप देखेंगे तो, और बहुत ही ऑब्वियस लगता है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कंपैरेटिवली लेंगे तो। बट इतना होगा नहीं ना आसान बिजनेस जैसा आप बोल रहे हो कि अरे क्या है नहीं, अभी तक तो मैं बोलूँगा वैसा ही लग रहा है मेरा। मैं वैसी भी दुनिया को, मेरा जो नज़रिया होता है मेरे को तो दिखता है कि दुनिया बहुत सिंपल है। हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ब्रॉडली मेरा तो वो व्यू है। अगर आप काफ़ी ब्रॉडली देखेंगे तो मुझे लगता है मोस्टली चीज़ें बहुत सिंपल चल रही है, तो मुझे तो लगता है मेरा बिजनेस भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, आप कहाँ से हो, एकदम मेरे को एकदम बेसिक बताओ कि अजहर इकबाल की कहानी क्या है। तो मैं बिलोंग करता हूँ किशनगंज करके एक ज़िला है, बिहार में पड़ता है ये, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो 10 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट तो किशनगंज। उसके अंदर कहाँ से हो। किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बहादुरगंज करके, अच्छा। तो वहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में ही। तो वहीं पे ज़िंदगी के शुरू के 15 साल मोटा मोटा वहीं पे निकले थे। 10वीं तक की पढ़ाई वहीं पे कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था, तो पिछले 15 साल से लाइफ दिल्ली में निकली है। तो आधी लाइफ आपकी मेरी जो है किशनगंज में निकली और आधी लाइफ मेरी दिल्ली में निकली है। तो वहाँ से वही 10वीं के बाद दिल्ली आ गया था, तो 11-12 में दिल्ली में पढ़ाई करी। फिर उसके बाद IIT दिल्ली चला गया, 3 साल वहाँ पढ़ाई की, बट बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं आ रहा था और बहुत मचा नहीं पा रहा था अगर बोलोगे वहाँ पे। बट पहले ये बताओ कि IIT दिल्ली पहुँचे कैसे, क्योंकि बचपन से ये था कि IIT जाएंगे। बचपन से ये नहीं था IIT जाएंगे, IIT का समझ कुछ दिन बाद लगा था मैं बोलूँगा, बट इंजीनियर बन के पैसा बना लोगे ये थोड़ा थोड़ा 4th-5th से समझ में आने लग गया था। और स्कूल आपका हिंदी मीडियम था इंग्लिश मीडियम था? हिंदी मीडियम स्कूल था। तो हिंदी मीडियम स्कूल में था, तो फिर ऐसे कभी लगा कि मतलब मैं पढ़ के इंग्लिश मीडियम में जा पाऊँगा, इस समय वो सब कभी चैलेंज हुआ नहीं? तो अभी भी जैसे अगर बोलेंगे तो हिंदी मीडियम से मोटा मोटा पढ़ाई की थी, बट 8th-9th में जाने के बाद ऐसे हो गए थे कि फिर कॉन्वर्सेशंस तो तभी भी हिंदी में होने लगे थे, लेकिन जैसे बुक्स जो है मैथ्स के बुक्स और साइंस के बुक्स वो इंग्लिश में आने लग गए थे। ठीक है, तब तक इतना इंग्लिश समझ में आने लगा था कि मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बट अभी भी बातें मैं अभी भी हिंदी में करना पसंद करता हूँ, मतलब कनेक्ट मैं हिंदी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो उतना ही कहेंगे कहीं ना कहीं अगर लेंगे तो। अच्छा, तो सर मतलब वो इतना ज़्यादा कभी इनसिक्योरिटी बनी ऐसी? नहीं बिल्कुल नहीं है, इस पर तो नहीं बोलेंगे लाइफ में। बस ऐसी इनसिक्योरिटी का एंगल तो बिल्कुल आया ही नहीं। ये तो मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस मैं बोलूँगा थोड़ा ओवर ही है मेरे में, तो कम नहीं है। तो वो कहाँ से, व्हाट डू यू थिंक कि सोर्स क्या है कॉन्फिडेंस का? क्योंकि इट्स सो रिफ्रेशिंग टू नो, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ऐसे सुन के, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी लाइफ की इनसिक्योरिटी ये थी कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती बहुत टाइम, तो मैं 12th तक ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो मेरी इनसिक्योरिटी मुझे, मतलब अब नहीं लगता मुझे कोई इनसिक्योरिटी होनी चाहिए थी लाइफ में कभी, बट उस टाइम पे काफ़ी लगती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मैं शायद दूसरे बच्चों के सामने मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ, या मे बी कॉन्फिडेंस की ओवरऑल कमी थी, या मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था तो मैं इंग्लिश को बहाना बना के बोल रहा था। पर मेरे लिए ये था। तो आपको अगर इस सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कभी लगा नहीं, तो क्या कॉन्फिडेंस देती थी चीज़? मतलब मैं बोलूँगा शायद इसमें क्या कॉन्फिडेंस आप, मतलब बचपन से किस चीज़ की वजह से लगा कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस तो फुल है? मुझे ब्रॉडली अगर बोलूँगा तो एक चीज़ मेरे में बचपन से था ना, पता नहीं मुझे हारने से शायद डर, मतलब मुझे लगता है मैं अटेम्प्ट दोबारा मार दूंगा। तो वो एक लर्निंग मेरी लाइफ की थी कि यार कि एक बार फेल हुआ तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, दूसरी बार फेल होगा तीसरी बार ट्राई कर लेंगे। तो वो एक एंगल हो सकता है। और दूसरा बात, एक चीज़ मे बी द केस, अब इसको कैसे लेंगे, एक तो छोटे शहर से बिलोंग करते थे ना, तो मुझे तो हर चीज़ लगता था कि यार लाइफ में इससे बेटर ही हो सकता है, इससे ख़राब तो पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जैसे मैं अगर देखता था ज़िंदगी को। नाइस। तो ठीक है, फिर इधर से आप दिल्ली आ गए, दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे? 10th के बाद 11-12 में दिल्ली पढ़ने के लिए आया था। तो 11-12 स्कूल के लिए आए थे कि ये IIT JEE की तैयारी करने के लिए? IIT JEE की तैयारी करने के लिए आया था। कालू सराय से मैंने 11-12 में तैयारी करी थी IIT दिल्ली की, मतलब उसके लिए 2 साल मैंने वहाँ से तैयारी की थी। उसके बाद देन फिर मैं IIT दिल्ली चला गया था। और ये ट्यूशन से कोई कोचिंग बाहर जो सेंटर होता? हाँ, नारायणा करके कोचिंग सेंटर थी, वहाँ पे पढ़ाई करी थी 2 साल। सही। तो आपने तैयारी करी, IIT दिल्ली पहुँच गए, बट फिर वहाँ पे मचा नहीं पाए जो आप बोल रहे थे। तो मैं IIT दिल्ली पहुँचा। तो देखो IIT दिल्ली पहुँचने के बाद तो क्या होता है कि
3-4 रूट्स होते हैं लोग अपनाते हैं। तो एक तो सबसे सिंपल था, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मेरा सपना हुआ करता था कि मैं ऐसे क्लास में फोड़ दूंगा और फिर मैं अच्छी नौकरी ले लूँगा गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में और डॉलर्स में छाप लूँगा पैसे, तो अंधे पैसे छाप लूँगा, करोड़ों में पैसे छाप लूँगा। बट ऐसा हुआ कि क्लास रैंक्स उतनी अच्छी आ नहीं रही थी मेरी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार बहुत अच्छा तो आ नहीं रहा है, मैं क्लास का नंबर 1 नंबर 2 तो नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि जब एवरेज में ही रहना है, ठीक है, तो कुछ और एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो वहाँ से उसमें मज़ा आना बेसिकली। और अगर आप देखेंगे तो कॉलेज का करिकुलम जिस तरह से डिज़ाइन है ना, उसमें ओवरऑल मज़ा कम आने लग गया था मुझे। तो कब ड्रॉप आउट किया? मैंने अपने 3rd ईयर में ड्रॉप आउट किया था। 1 साल और टिक जाते हैं। तो फिर स्टोरी बोला लोगों ने, फिर स्टोरी उतनी अच्छी नहीं बनती ना, फिर आपको सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं होती मेरे पास। मैं तो ज़िंदगी को वैसे भी एक तरीके से देखता हूँ ना, ज़िंदगी को देखने का मेरा एक नज़रिया है कि जब आप अपने डेथ बेड पे होगे तो उस दिन आपकी जो ज़िंदगी की अगर कहानी आपको किसी को सुनानी हो तो उसको सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, ऐसी ज़िंदगी जीनी है। तो ये 3rd ईयर में किया, और उसके बाद क्या कोई प्लान था ये ड्रॉप आउट करने से पहले? इन शॉर्ट्स पहले हो गया था? नहीं, उसके मतलब उसके जस्ट बाद लकीली इन शॉर्ट्स में जब हमने बोला कि हम 60 वर्ड में न्यूज़ देंगे, उसके पहले सालों से मीडिया इंडस्ट्री चली आ रही थी और किसी ने बकवास नहीं करी थी। हाँ। एक दिन सवेरे उठ करके एक 20 ईयर ओल्ड एक बकवास कर रहा है कि भाई 60 वर्ड में न्यूज़ देते, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। आप सोच के देखोगे तो उस मोमेंट पे ये बकवास थी एक, और इसके पीछे का कोई रिसर्च नहीं था। और इस तरह के बकवास मैंने एक नहीं, मैं हर दिन उठता था और अपने सारे दोस्तों को हर दिन एक नया आइडिया बताता था। तो यार ये करते इससे ये इंडस्ट्री बदल जाएगी, ये करते इससे ये इंडस्ट्री बदल जाएगी। और वो सारे फेल भी हुए हैं। मतलब मेरे को बताओ, मेरे को 2 आइडियाज़ 3 आइडियाज़ बताओ जो फेल, जो आपने बोला कि यार ये करते हैं और हुआ नहीं फिर वो। तो वन ऑफ माई फर्स्ट आइडियाज़, ठीक है, अच्छा मुझे ना, मेरे को ऐसे लगता है मेरे सारे आइडियाज़ ना थोड़े कंफर्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होते हैं, मैंने ओवर टाइम देखा है। तो जैसे आप न्यूज़ में भी देखेंगे, तो मैंने बोला 60 वर्ड में देंगे तो क्या हुआ, इतना नहीं पढ़ना, आराम से समझा दो, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट बिजनेस आइडिया था जो उस टाइम पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हालांकि कॉन्सेप्चुअली मुझे लगता है कि ये लॉन्ग रन में हो जाएगा। बट मैं अब बैक चला जाता हूँ, ये 2011 का बात है, तो 12 साल पहले की बात है। तो कॉलेज में हुआ करते थे, ठीक है, और जब यंग था ना तो तबीयत मेरी काफ़ी बिगड़ती थी, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल का खाना उतना समझ आता नहीं था, उतना न्यूट्रिशियस होता नहीं था वो खाना, तो अक्सर तबीयत बिगड़ी रहती थी, कभी बुखार हो गया, कभी सर्दी हो गई, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो। तो अब था कि यार बुखार हो गया, मैंने कहा बुखार के लिए मुझे यहाँ से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको मैं 3-4 स्टैंडर्ड चीज़ें बताता हूँ कि सर 2 दिन से बुखार है, इतना डिग्री बुखार है, वो पूछेगा पेट में दर्द है, 3-4 स्टैंडर्ड उसके क्वेश्चंस होते हैं। इस काम के लिए मुझे डॉक्टर को पास क्यों जाने की ज़रूरत है। मैं कंप्यूटर पे डाला मैंने कि भाई मेरे को ये चीज़ें हैं, उसके बाद मेरे को वहाँ से रिज़ल्ट आ गया और मेरे पास घर पे दवाई डिलीवर हो जानी चाहिए। तो बेसिकली जो मेरा डॉक्टर का काम है, तो मेरे जो बेसिक का क्या कहते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो तो एक कंप्यूटर बेटर कर पाएगा। तो इस चीज़ पे मैंने काम करने की कोशिश की थी, बट ना तो मुझे तभी कंप्यूटर उतना अच्छा समझ में आता था, ना ही मेडिकल साइंस, तो ये हम डिलीवर नहीं कर पाए। बट अगर आप देखेंगे तो आज से शायद प्रॉब्ली 10 साल बाद देखेंगे तो एक दिन जब AI वहाँ पहुँच जाएगा तो आपके काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों का आंसर एक कंप्यूटर कर देगा, और प्रॉब्ली बेटर कर देगा, क्योंकि उसको आपका मेडिकल हिस्ट्री पता होगा, आपको चीज़ें पता होंगी। तो कॉन्सेप्चुअली मेरा वो अच्छा था, बट वे अहेड ऑफ टाइम था, मतलब, और मेरे नॉलेज कैपेबिलिटीज़ के बाहर था। और दूसरा कोई आइडिया कौन सा रिजेक्ट? अच्छा, तो ये एक था। तो अब अगेन आप यहाँ देखेंगे तो कंफर्ट कि मैं घर बैठा हूँ, मेरी तबीयत खराब, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर पे दवाई पहुँचा दो, ख़त्म हो गया मेरा काम। अब दूसरा क्या था आइडिया, एक आइडिया था जैसे कि, तो हमारे हॉस्टल में एक नोटिस बोर्ड लगता था, ठीक है, और हर फ्रेशर का वो मैंडेटरी था सीनियर्स के साइड से कि आपको जाके सामने नोटिस बोर्ड पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कैंपस में क्या हो रहा है। हाँ। ये आपकी ड्यूटी थी, आपका कोई शौक नहीं था कि यार नोटिस बोर्ड पढ़ लिया, सीनियर्स के साथ इंस्ट्रक्शन था कि आपको जा करके भाई पढ़ना है नोटिस बोर्ड पे, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ें भी होती थी कैंपस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें। अब ये कि नोटिस बोर्ड जिस जगह था, मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था, अब 3 फ्लोर नीचे हर दिन शाम में आना है और वहाँ पर वो नोटिस बोर्ड पढ़ना है। अब ये टास्क है जीवन का। मैंने कहा ये नोटिस बोर्ड को, इसका ये सारे नोटिस को मेरे ऑनलाइन डाल दो, ठीक है, सब बंदे अपने अपने रूम पर से बैठ के पढ़ लेंगे, और ये नोटिस बोर्ड सिर्फ हमारे कॉलेज पे तो लगता नहीं होगा, सारे कॉलेज पे लगता होगा, तो फिजिकल किस बात के लिए लगा रखे हो, उसका एक डिजिटल वर्जन बना दो, मैं घर बैठे बैठे पढ़ लूँगा। तो ये हमने बनाने की कोशिश की थी, बट हमसे ये टेक कभी बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने बनाने का सोचा तो हम अर्ली डेज ऑफ क्या कहते हैं अपने, तो
कोडिंग खुद से ही किया करते थे, तो उतनी कोडिंग आती नहीं थी, हमें तो लगा कि हम ये कोड कर देंगे, बट हम ये कर नहीं पाए। बट ये आइडिया फिर अगेन वैसा ही था कि वही कि घर बैठे बैठे इजीली कर दो वो चीज़ें। ओके, तो ये थे दूसरा आइडिया। अब तीसरे पे आते हैं, इन शॉट्स पे। हाँ, इन शॉट्स बनाया, चल गया, क्या बोला पहले दोस्तों को कि यार मैं देख रहा हूँ, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, तो आराम से ले पढ़ना चाहिए बोला? तो मेरा एक चीज़ बिजनेस को लेकर के बहुत स्ट्रांग व्यू है, मैं सर्वेस करना या लोगों से बात करके व्यूज़ निकालना नहीं पसंद करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तो मेरा व्यूज़ है कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को अगर आप लोगों के पास ले जाके बात करोगे और उससे कंक्लूड करोगे कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये जो लोगों से बात करके निकालोगे यार तुम ऐसा कुछ यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, मुझे ये यूज़लेस दिखता है। मुझे लगता है कि इस तरह से जो आप जजमेंट निकाल रहे हो ना, उसकी कोई मतलब मुझे लगता है कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ना लोग क्या आंसर करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, इसमें इतनी सब्जेक्टिविटी है ना कि आपका जो कंक्लूजन होगा वो बहुत वेग रह जाएगा। सबसे ईजीएस्ट तरीका है भाई, अगर आप एक्चुअली उसे प्रोडक्ट दे पाते हो किसी भी तरीके से, उसका मिनिमम, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी बहुत क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आपको पता चल जाएगा भाई कि वो यूज़ कर रहा है। तो मैं ये लोगों से पूछने नहीं गया भाई कि आपको 60 वर्ड में न्यूज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने एक फेसबुक पेज बनाया, 2 मिनट में बन रहा था, उस पर न्यूज़ डालना शुरू किया। अब अगर किसी को एक्चुअली में मज़ा आ रहा है ना, तो आके पेज लाइक कर लेगा, वो न्यूज़ लाइक कर देगा। उसको नहीं मज़ा आ रहा है तो ये काम नहीं करेगा। मुंह पे तो मेरे सब बोलेंगे हाँ भाई अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मुझे कुछ कंक्लूजन मिलेगा नहीं। बट तो मेरा प्रोडक्ट लाइव है, प्रोडक्ट टेस्ट करके देख लोगे। तो फिर स्टार्टिंग में मार्केटिंग कैसे करी आपने? पेज तो बना दिया, तो कितने लोग आ रहे हैं, वो तेज़ी से आ रहे हैं, कितने तक रुक रहे हैं, ये सब कैसे किया? तो जब हमने शुरू किया तो इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। तो हमने अपना, वैसे हमारा कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था, हमने अप्रैल 1 को अपना पेज बनाया था, अप्रैल 1, 2013 को। तो विद इन अ वीक के पीरियड में ही ना, कैंपस के अंदर IIT दिल्ली मेरा कैंपस था और मेरा वन ऑफ द को-फाउंडर्स IIT खड़गपुर का है। इन दोनों कैंपस में हमारा पेज डिसेंट फेमस हो गया था। इसके पहले तक 3 साल पहले तक मैं कॉलेज में जब था तो लोग मुझे नहीं जानते थे, मेरे मतलब क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, 2-4 अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके। अचानक से इस पेज के बाद सारे क्लासमेट्स या बैचमेट्स इनफ लोग आइडेंटिफाई करने लगे थे, अच्छा ये पेज ये चलाता है, ठीक है, वो वाला चीज़। तो मैं बोलूँगा कैंपस के अंदर हमें बहुत जल्दी रिकग्निशन मिल गया था, और वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कि देयर आर पीपल जो है जो इसको पसंद कर रहे हैं। फिर तो हमने प्रोडक्ट बना लिया था 3 महीने बाद, तो उसके बाद तो फिर हम प्रॉपर बिजनेस की तरीके से इसको देखने लगे थे। ओके, एंड फर्स्ट टाइम फंडिंग कैसे ली? फर्स्ट टाइम फंडिंग कैसे ली? कब ली? फर्स्ट टाइम फंडिंग हमें मिली थी जुलाई ऑफ 2013 में। ओह, तो बहुत ही जल्दी, मतलब सही टाइमिंग, IT के थे ना। किस्मत ने साथ दे दिया। चलो ये तो बिकता है, मैं बोलूँगा टैग तो बिकता है, मतलब हाँ, मतलब आपको सीट मिल जाती ना टेबल पे कि भाई IIT से आए तो मतलब कुछ करते होंगे। वही सीट मिल जाती है आपको अल्टीमेटली, तो सी आपका। एंड आपसे पहले कोई एंटरप्रेन्योर्स थे IIT से आपसे पहले स्ट्रॉन्ग? हाँ, IIT का तो सबसे बड़ा नाम आपका सचिन एंड मिन्नी बंसल है, जिसको ही देख करके मैंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी। वो आपके सीनियर्स थे? कौन थे वो? कौन सी बैच के? वो 2005 पास आउट थे। ओह, तो तब तक मतलब माहौल बन चुका था। हाँ, तब तक माहौल बन चुका। तो आई थिंक पूरे इंडिया का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट तो सचिन एंड मिन्नी बंसल को जाता है। ट्रू। और आज भी फ्लिपकार्ट अगर लेंगे तो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप में से ही है। प्लस फ्लिपकार्ट माफिया भी बहुत बड़ा है। हाँ, फ्लिपकार्ट माफिया भी बहुत बड़ी है। तो उस पूरी चीज़ को स्टार्ट ही उन्होंने करा था। कौन सा ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपका ऐप एकदम आपको लगा कि अब मचा रहे हैं हम, अब एकदम आपका मोमेंट आया वहाँ पे स्पाइक आ गया कि नाउ एवरीबडी इज? तो इस पे मैं स्टार्टेड डाउनलोडिंग, जो हॉकी स्टिक मोमेंट होता है, क्या बोलते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में? तो बिजनेस को ना मैं डाउनलोड के हिसाब से तो बिजनेस को देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। और जो मोमेंट है जिसपे आप बोलेंगे, जिसपे वो चीज़ जज कर सकते हैं कि भाई, तो जिस तरह से किसी भी, मेरे अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस को देखना है, जो सबसे कोर मेट्रिक होता है वो होता है रिपीट यूसेज। जैसे मेरे पास जिस दिन 10 लोग भी आए, इस 10 में से अभी मेरे पास सपोज करते जब हमने पहले दिन ऐप लॉन्च किया था, शुरू में तो 5-10 लोग ही, जो 10 लोग आए, क्या वो लोग मेरा ऐप रिपीटेडली एवरीडे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर रिपीटेबिलिटी मेरी बहुत हाई है तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है मेरे लिए। उसके बाद तो ओनली प्रॉब्लम इसकी ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचनी है, वो देर या सवेर पहुंच जाएगी। रिपीटेबिलिटी है कि नहीं, वो आपके कंट्रोल, वो प्रोडक्ट, वो आपका बेसिकली सक्सेस मैट्रिक डिफाइन करता है। तो वो तो पहले दिन ही दिख गया था। और मैं बोलूँगा रिपीटेबिलिटी जो होता है वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं। एक रेस्टोरेंट भी खोलते हैं आप, आपका जब 5 क्लाइंट पहले का है, अगर ये 5 क्लाइंट्स रेगुलरली खाना खाने आते हैं ना, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका रेस्टोरेंट हिट जाएगा।
क्योंकि आज 5 आ रहे हैं, अगर वो रेगुलर खाते आ रहे हैं तो फिर वो किसी ना किसी दिन जाके बात करेंगे और दूसरे लोग आ जाएंगे। चैलेंज बिजनेस का क्या होता है कि आपके जो आज 5 कस्टमर्स हैं, अगर कल ये नहीं आ रहे हैं तो धंधा बंद कर दो आप अपना, मतलब नहीं चल रहा, क्योंकि नए कस्टमर से आप बिजनेस नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बिजनेस में? वैल्यूएशन, डाउज, माउस, डेली एक्टिव यूज़र, मंथली एक्टिव यूज़र, डेली धंधा, प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, ग्रोथ, क्या कौन सा हर एक एंटरप्रेन्योर का एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक होता है जिससे वो थोड़ा ऑब्सेस्ड होता है? तो हमारे लिए मैं बोलूँगा तो डेली यूज़र्स सबसे बड़ा मेट्रिक, कि कितने लोग एवरीडे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। तो बिजनेस को अगर मैं लेता हूँ तो बिजनेस में अगर आपकी जनता यूज़ कर रही है ना, तो आप पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये सारा ट्रुथ है, मतलब वो हो जाएगा। तो कोर मेट्रिक जो हम इसको ट्रैक करते हैं वो हमारा यूज़र्स है। बट अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को तो जज उसके प्रॉफिट से करते हैं, तो हम भी जज उसी चीज़ से हो रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट्स कितना है। बट अगर आपके पास यूज़र्स हैं तो वो एक आपके पास उसके बाद का पाथ क्लियर है। अगर आपके पास यूज़र्स हैं तो पैसे कमा लोगे, दैट्स एन ऑब्वियस पाथ। गॉट इट। सो डेली यूजर्स, तो अभी कितने डेली यूजर्स बता पाओगे? हमारे दोनों प्रोडक्ट्स मिला करके हमारे पास एक इनशॉर्ट्स है, एक पब्लिक है, दोनों प्रोडक्ट्स मिला करके हमारे पास मोर देन 10 मिलियन यूजर्स हमें एवरीडे यूज़ करते हैं। डेली? हाँ, डेली 1 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। मोर देन 1 करोड़, इनफैक्ट 1.2 to 1.4 करोड़ भी हैं गुड डेज में। भाई एवरी डे ओपन करते हैं? एवरी डे हमारा ऐप खोल के न्यूज़ पढ़ते हैं वो। मतलब मिनिमम एक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनमें से एक मैं हूँ। उसमें से एक आप हो, थैंक यू। ओके, तो बिजनेस कैसे बनता है, इसमें पैसे कैसे बनते हैं? एड सिंपल है, कोई भी मतलब एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, बहुत सिंपल बिजनेस है। तो मतलब मेरे को थोड़ा समझाओ कि हाउ इन शॉर्ट्स पैसे कैसे कमाता है? टिपिकली अगर बोलेंगे तो इंडस्ट्रियल एड्स अगर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारा लेंगे तो ये एक फुल स्क्रीन इंडस्ट्रियल है, अगर आप देखें। ओके, तो एक तो ये ऐड हो गई जी, एक ये ऐड हो गई। तो ये फुल पे, तो ये सबसे महंगी ऐड होती है? ये सबसे महंगी में से एक है। आप स्वाइप अप कीजिए, आपको नीचे एक छोटा सा इसी का ऐड दिख रहा होगा। अच्छा, हाँ, ये छोटा सा स्क्रीन, छोटा सा स्क्रीन पे, हाँ नीचे पे, तो वो भी एक ऐड यूनिट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। और भी 2-4 ऐड यूनिट्स होंगे ऐसी। ओके, तो फिर इसके बाद हाँ ये है, ये सेकंड ऐड हो गई, और ये थर्ड, ये भी इस पे भी नीचे में एक ऐड है, ऊपर में हम बजट का बता रहे हैं। आज वेदा ने बहुत खर्चा किया। आज वेदा ने बहुत खर्चा किया। आज टिपिकली वैसे हमारे पास लिमिटेड क्लाइंट्स ही इन अ डे होते हैं, तो जैसे आज का वन ऑफ द बिग क्लाइंट ही होगा। भाई क्या है ये, वेदा नहीं आज पूरा आपके पास सिर्फ ऐड वाला ही आता है क्या? कि वैसे भी आज बजट डे है तो आज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आज हैवी डे। फाइनली दूसरा कुछ नहीं, किसका है? ओके, हाँ, तो ये हो गया। ये तो विदाई आ रहा है पूरा उसने खरीद रखा आज का तो भाई। मैं देखता हूँ उनको। सही है, पूरा उन्होंने खरीद रखा। सही है। कितना कमाया आज आपने? ये तो पूछना पड़ेगा टीम से। मैं भी देख रहा हूँ इन्होंने पूरा ही खरीद रखा है, सारा ही खरीद। बैक टू बैक 15 न्यूज, 16 न्यूज, वो विदा मेन स्क्रीन उनकी, छोटी वाली स्क्रीन उनकी। ओके, सो ये 3 टाइप की एड्स देखी अभी हमने। हाँ, तो मेजरली ये इन्हीं टाइप्स के, बस 3 ही, इसके अलावा कुछ? बहुत बार हमारे इमेज के ऊपर भी हम एक लोगो लगाते हैं, उसका भी हम पैसा चार्ज करते हैं। ओके, तो उस तरह के कंटेंट है हमारे पास। और वो भी है ना कि कुछ लिखते भी हैं लोग। हाँ, कुछ लिखते भी, उनका देखते हैं हमारे पास है कि नहीं है। अभी आज तो नहीं दिख रहा है। तो ये 5 टाइप की मेजर ऐड हो गई। हाँ, ये 5। तो एक फुल बैनर, एक हाफ बैनर, एक सबसे नीचे जो थोड़ा सा वो आ गया, एक लोगो लगाने का, और एक न्यूज़ लिखने का। और एक हम ना मैगजीन्स भी करते हैं, इसमें हम एक क्या कहते हैं, मैं उसको कैसे समझाऊं? हाँ, वो इनसाइड जैसे 6-7 स्क्रॉल होता है, तो उस पे भी करते हैं। बट अल्टीमेटली 6 एड्स, तो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एड्स। हाँ, मैं मतलब हर फॉर्म समझना चाह रहा था कि ये 6 डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म। सबसे एक्सपेंसिव कौन सा होता है? फुल बैनर की वो मैगजीन वाला। उसके पीछे मेहनत भी बहुत ज़्यादा जाती है, और वो कंज्यूम भी लोग अच्छे से करते हैं। तो उस पर जो लोग रुक गए, उसको आपकी पूरी कहानी पता चलती है। तो वो बहुत ही अच्छा मीडियम टू कम्युनिकेट होता है। तो जब भी कोई चीज़ें लॉन्च होती है तो उसमें कहानी हम बता सकते हैं, ये चीज़ लॉन्च हुई। जैसे कार लॉन्च है तो कार लॉन्च हुआ, कार के फीचर्स क्या हैं, क्या चीज़ उसमें सेलिंग पॉइंट क्या है, उन सब चीज़ों का एक कहानी हम बता सकते हैं। तो वो अच्छा यूनिट है, मतलब मैं उसको काफ़ी काम का यूनिट भी मानूंगा। मतलब तो वो आपकी टीम लिखती है एडिटोरियल? हमारी टीम लिखती है उसको विद द हेल्प ब्रीफ। हाँ, मतलब वो ब्रीफ आता है और फिर वो पूरा अच्छे से लिखते हैं, ताकि आपको पता है कि क्या स्टिक हो सकता है, क्या चलेगा। ओके, तो वो चीज़। तो इनमें कैन यू गिव मी रेंज की एक एड स्लॉट कितने का होता है, किस बेसिस पे पैसे चार्ज होते हैं?
तो हमारा अगर लेंगे शायद जैसे इसका जितना भी जैसे 6 स्लॉट्स बने, तो अब मान लो फुल बैनर अगर मुझे इन शॉर्ट्स पे चलाना है, तो फुल बैनर का लेंगे तो टिपिकली रेट्स जो हमारा पर डे का चलता है। अच्छा मैं आपको अभी अपने एक ऐप का बता रहा हूँ, दोनों ऐप से तो दोनों का इंडिपेंडेंट रेट्स होगा, बट जैसे इन शॉर्ट दूसरा ऐप कौन सा है? हमारा एक ऐप है पब्लिक है के, ठीक है Public? हाँ, वो बेसिकली रीजनल न्यूज़ है, वीडियो न्यूज़ रीजनल Okay. पे, ठीक है, वैसा वाला सीन है। मोटा मोटा न्यूज़ ही है दोनों, तो सिमिलर चीज़ ठीक है, वो वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जैसे इन शॉर्ट्स पे अगर हम लोग लेंगे तो अगर हम इंटरस्टिशियल एड चलाते हैं मोटा मोटा, तो 10 से 15 लाख के बीच में हम चार्ज करते हैं उसका। हम मैगजीन चलाते हैं तो 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो ऐसे करके मैगजीन 20 लाख रुपए पर डे, पर डे का पर स्लॉट, पर स्लॉट, एक ही स्लॉट पे जनरली वो चलता है, जनरली एक ही स्लॉट पे चलता है, बहुत बार 2 स्लॉट्स पे चलता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो मतलब वो कैसे स्लॉट डिसाइड होता है? क्योंकि देखो न्यूज़ पे कैसे होता है, वो हम लोग सेकंड स्लॉट पे उसको डालते हैं, क्योंकि सबसे मतलब अधिक फर्स्ट स्लॉट हमारा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है और सेकंड स्लॉट हम भेजते हैं उसमें। तो हर किसी जिसने भी सबने खोली सबको अलग अलग नोटिफिकेशन जाएंगे? नहीं, उसका नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता, आप नहीं, खोलें। मैगजीन का नहीं, जैसे मुझे एक नोटिफिकेशन आया अबाउट अ न्यूज़ कि आज तो इंडिया आपने में वो ये खोली किया, तो पहला वो न्यूज़ आएगा, सेकंड में स्लॉट में ये आ जाएगा, तो हर किसी को पूरे इंडिया में सेकंड स्लॉट वही दिखेगा। सेकंड स्लॉट तो हर किसी को सेकंड स्लॉट दिखाने के लिए 20 लाख रुपए के आसपास मोटा मोटा कर लेंगे तो वो होता है। और फिर अगर फुल बैनर वाला, फुल बैनर लेंगे तो वो आई थिंक जितना मेरे को पता है वो 10 से 15 लाख के बीच में जाता है। ओके टेल मी, मैं पढ़ रहा था, मैं जब रिसर्च कर रहा था तब देखा कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इन शॉर्ट्स ने रिपोर्टेड लॉस है 310 करोड़, राइट? ये गलत है कि सही है? अब रिपोर्ट था मतलब मोटा मोटा सही है, 310 करोड़ का लॉस है, तो 10 साल बिजनेस को हो गए, लास्ट ईयर भी लॉस जो है क्या बोलते हैं एंड लास्ट ईयर भी उन्होंने लॉस, आप लोगों ने लॉस रिपोर्ट किया, प्लस जो ग्रोथ थी वो 9% के आसपास ही ग्रोथ है। तो एक आपको लगता है क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो गई, इससे ज़्यादा और बढ़ेगा? मतलब 8 से 10% ही बिजनेस बढ़ेगा, अब एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, जो उससे पहले प्रॉब्ली आपने 20, 30, 40% भी देखा होगा ईयर ऑन ईयर। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स का बोलना चाहूँगा, जो एक चीज़ें होती है, बहुत बार आपको पिक्चर जब आपके पास पूरा नहीं होता है ना, तो आप जो इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं चीज़ों का। आपके पास आधा नॉलेज अगर होता है, तो जैसे आपने बताया 300 करोड़ का लॉस आपने बताया, ठीक है, तो अब 10 साल बिजनेस को हो गए, आपने ये स्टेटमेंट भी दिया। ये स्टेटमेंट अगर आपके से इतना पता चलेगा तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर ऑफ द बिजनेस मिलेगा। और अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बिजनेस पिक्चर का डिफरेंट होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हमारे 2 डिफरेंट ऐप्स हैं, एक हमारा ऐप है इन शॉर्ट्स और एक हमारा ऐप है पब्लिक। इन टर्म्स ऑफ स्केल पब्लिक इज़ ऑलमोस्ट, अगर हम लोग लेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 5 टाइम्स बिगर देन इन शॉर्ट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूजर्स एंड स्केल अगर ले लेंगे तो, ठीक है, ब्रॉडली लेंगे तो। हमारा इन शॉर्ट्स बिजनेस जो ये 2018 में प्रॉफिटेबल हो गया था, 2013 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, 2018 के हमारे फाइलिंग्स में भी हम प्रॉफिट बनाए हुए हैं, और सिंस 2018 हम हर साल प्रॉफिट्स छाप रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट्स छाप रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट्स बिजनेस में हमारा वो बिजनेस का अब 10 साल हो गया, एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। ओवर टाइम उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा, कोई भी बिजनेस अल्टीमेटली 10-20% की ग्रोथ पे ही जाके रुक जाएगा, ये तो हर ट्रुथ है किसी भी बिजनेस का। 10 साल हो गए उस बिजनेस को। वो बिजनेस इंडिपेंडेंटली अगर मैं सिर्फ उस बिजनेस की बात करता तो वो बिजनेस ह्यूजली प्रॉफिटेबल, मतलब ऑलमोस्ट 50% का मार्जिन है हमारा, अगर प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे तो, मतलब वैसा वाला ले लेंगे, बिड्डा मार्जिन लेंगे तो हमारा तो ह्यूजली प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, उस एंगल से ले लेंगे। अब 2018 में जब हमारा वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया तो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया पब्लिक करके, ठीक है। अब वो उस बिजनेस को 4 साल ही हुए हैं, अब इस साल जाके 5 साल होंगे, ठीक है। वो बिजनेस अपने अर्ली फेज में, तो आपके पास जो 2 साल पुराना रिपोर्ट है, हम उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा लगा रहे थे। तो मीडिया बिजनेस का जो एक प्रॉब्लम है ना, कि मीडिया बिजनेस में जब तक आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं होता तब तक आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। तो आपका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जब आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका एक ऑडियंस साइज आ जाता है, फिर आप उसको मोनेटाइज करते हो। तो जैसे इन शॉर्ट्स में भी 2013 में स्टार्ट किया था हमने, 5 साल तक जेस्टेशन पीरियड था। जब हमने इन शॉर्ट्स का भी 2016 का लॉसेज निकालोगे तो प्रॉपर लॉसेज होंगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में लॉसेज होंगे। फिर वो बिजनेस एक स्केल पे पहुंच गया, उसके बाद वो प्रॉफिट छाप रहा है। तो वो स्केल तक की जर्नी है। तो अभी हमारी कंपनी नेगेटिव में, इन शॉर्ट से ब्रांड नेगेटिव में नहीं है, दूसरा ब्रांड अभी फिर ये जब पॉजिटिव में आएगा तो फिर 1 साल बाद हम लोग फिर कुछ और लॉन्च करेंगे। तो उसी तरह इसका फेमस सेइंग है ना कि अमेजॉन सालों तक लॉस में था। अमेजॉन का कोर बिजनेस वो तो बेसिकली आप ग्रोथ पे पैसे लगाते जा रहे हो, तो जब तक आप ग्रो करते जाओगे आप लगाते जाओगे। तो हमें एक नया इनिशिएटिव दिखा, तो वैसे भी डॉलर्स का घर पे कुछ नहीं करना है, तो हमने उस पर ग्रो करा, फिर ये हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो
जाएगा तो फिर जो डॉलर्स आएंगे हम वो कहीं और डालेंगे। तो डज नॉट मीन कि हमारा बिजनेस नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए आप जब दूर से देखते हैं उनको लगेगा अरे यार पैसे नुकसान उड़ा रहा है, वो वाला एंगल नहीं है। 5 साल से वो बिजनेस प्रॉपर पैसे बना रहा है। इनफैक्ट अगर हम इन शॉर्ट्स के बिजनेस को लेंगे, हमने उस पर जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उससे अधिक हम प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं उसमें। नाइस। तो वो वाला चीज़, तो वो प्रॉपरली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा पार्ट ऑफ द बिजनेस नहीं है अर्ली बिजनेस है, ये भी प्रॉब्ली कपल ऑफ ईयर्स में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट शायद आप 5 साल बाद भी फाइलिंग देखेंगे तो फिर से आपको नेगेटिव दिखेगा कि 5 साल हो सकता है हम कोई अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होंगे तो जिसके पीछे हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। किसी भी बिजनेस के लिए मैं ये कहता हूँ आपको 2 में से एक चीज़ हमेशा चाहिए, इधर तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आप प्रॉफिट्स छाप रहे हो। आपका दोनों ट्रू है तो गोल्डन जगह बैठे हो, लेकिन अगर एक भी ट्रू है ना तो बढ़िया चल रहे हो आप। अगर आपका ग्रोथ चल रहा है तो आप कल को पैसे कमा लोगे, और ग्रोथ नहीं चल रहा है तो आप आज पैसे बना लो, मतलब, और दोनों नहीं है तो बंद कर दो। ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में पहले स्टार्टअप को बहुत सेलिब्रेट किया जाता था, और अभी जब से 1-2 स्टार्टअप IPO गए और उनके IPO अच्छे नहीं हुए, एक सेंटिमेंट आ गया है कि मतलब स्टार्टअप सिर्फ पैसा उड़ा रहे हैं। यू हैव रेड दिस राइट? इन शॉर्ट्स में ही बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो आप ही प्रमोट करते हो, ठीक है। मेरा इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। जिस तरह से मैं देख रहा होता हूँ इस चीज़ को, जब भी कोई बदलाव आता है ना, ठीक है, तो उसको लोग मतलब क्या कहते हैं, उस चीज़ को मैं बोलूँगा कि उस चीज़ को लोगों को क्रिटिसाइज़ करना ही होता है। हिस्ट्री का आप कोई भी मोमेंट उठा के देख लीजिए, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है पीपल उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस बदलाव को देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते। मैं बोलूँगा स्टार्टअप का ये बदलाव है तो कुछ लोग घर बैठ कर के एनालिसिस करते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, बट अगर ब्रॉडर आप स्कोप में देखेंगे तो इंडिया को जो आगे ले जाने में उसमें स्टार्टअप्स तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं। मतलब लिटरली सारे स्टार्टअप्स ने लोगों का हैबिट बदल दिया है। मतलब ठीक है, हम उसको जो भी बोले, एग्जांपल लेते हैं, जेप्टो ने आपकी ऑर्डरिंग का हैबिट बदल दिया है, तो इट्स अ बिग सक्सेस। मतलब आप उसका बोलेंगे पिछले साल 1200 करोड़ का लॉस था, ठीक है भाई, कोई चीज़ नया बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसको लॉस लेना पड़ेगा, दैट्स हाउ। मतलब फर्स्ट डे से हर चीज़ ग्रीन होगा तो अच्छा नहीं ना। जब भी आप कुछ बड़ा शॉट लेने की कोशिश करते तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, उसके ही साथ होंगे। बट आप इंडिया के बहुत सारे सक्सेसफुल, अभी तो आई थिंक क्लासिक एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे स्टार्टअप्स IPO गए, सक्सेसफुल भी हुए। और दूसरा बात है, जब भी आप कुछ बड़ा चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो बाई वर्च्यू ऑफ कि आप कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हैं, देयर विल बी फेल्योर्स, और कुछ लोग फेल करेंगे। तो आपको अगेन ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है कि आप इन फेल्योर्स को देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं इनमें से कुछ लोग सक्सीड भी करेंगे। और बाय डेफिनेशन है ना, स्टार्टअप का मतलब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ लोग फेल ही करेंगे ना। अगर सब सक्सीड ही कर जाएंगे, सब पैसे ही बना लेंगे, ठीक है, तो उसमें तो रिस्क कुछ था ही नहीं ना। वो बाय डेफिनेशन ही उस चीज़ का वहाँ पर रिस्की गेम चल रहा है, तो उसमें हर कोई सक्सेसफुल होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अब जो इनको क्रिटिसाइज़ करना है वो किसी ना किसी का तो एग्जाम्पल उठा लें कि इसने पैसे डुबाए, इसने पैसे डुबाए। बट ब्रॉडर आप इंडस्ट्री लेवल पर देखोगे तो आज के डेट पे बिना स्टार्टअप की तो हमारी कोई लाइफ नहीं चल रही। ना हम कैब बुक उसके बिना चला सकते हैं, ना हम खाना उसके बिना खा सकते हैं, ना हम कपड़े उसके बिना ले सकते हैं। हमारे जीवन का तो हर चीज़ कोई ना कोई स्टार्टअप डील कर रहा है, उसके बगैर तो लाइफ इमेजिन नहीं हो पा रही है। मतलब आप कभी भी ये देख रहे ना, ये जितने भी क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं ना, मोस्टली जैसे क्रिकेट को जितने लोग एनालाइज कर रहे होंगे वो कभी खुद क्रिकेट नहीं खेले होंगे बैठ करके। जिन्होंने स्टार्टअप की बात करनी है वो कभी खुद का बिजनेस नहीं बनाए होंगे। तो दूर से वही लोग कहते हैं ना, दूर से बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान है, मतलब ब्रॉडली लेंगे तो। ओके, शार्क टैंक पे बात करते हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, और फिर शार्क टैंक के बाद इंडिया पे बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट 2 टॉपिक्स पकड़ते हैं। मुझे इंडिया का बिहेवियर समझना है आपसे, ताकि लोग धंधा कैसे बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास बहुत डेटा होगा। बट बिफोर दैट, शार्क टैंक पे कैसा लगा? शार्क टैंक पे जाके वेरी क्लीशे क्वेश्चन, बट बताओ क्या एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे पता हुआ कैसे, उन्होंने अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया, शार्क टैंक पे आप नए शार्क बने कैसे? तो शार्क टैंक पे तो अभी उनके साइड से ही, मतलब क्या कहते हैं, मेरे पास ये आया था, उन्होंने रीच आउट किया था, उनकी टीम ने की। अभी ये लास्ट ईयर मई में किया था रीच आउट। अच्छा, लास्ट ईयर मई में, 1 साल पहले आपको रीच आउट किया था कि हम लोग सीज़न 3 में वी आर एडिंग फ्यू मोर जजेस, तो आप पार्ट बनना चाहोगे? तो मैंने कहा डेफिनेटली, मतलब इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा वाला सीन था। हाँ, तो ऐसे डायरेक्ट उनका मैसेज आया और आपने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या प्रोसेस थी, ऑडिशन होगा, कैसा था? तो वो लोग आए थे, डेफिनेटली एक दिन आए थे हमारे ऑफिस में, हमने मॉक शूट किया था। तो फिर उनके बाद वो मॉक शूट के बाद फिर उन्होंने बताया कि मतलब वो आई थिंक उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा टू इंश्योर कि आप कैमरा हैंडल कर पाते हो कि नहीं, ब्रॉडली था। तो बस यही था कि उन्होंने मैसेज किया एक दिन। हाँ। फिर आपने बोला बिल्कुल करेंगे सर, और उन्होंने बोला चलो हम आपको ऑडिशन लेने आ जाते हैं, टेक्निकल मॉक टेस्ट लेने, अगर वो जम गया तो आप पास हो।
बस इतने ही? बस इतने। और कोई कंडीशन नहीं होती कि इतने करोड़ आपको डालने नहीं, उन होंगे सब स्टार्टअप्स को में? कोई कंडीशन नहीं होता। आप किस में इन्वेस्ट करते हो कंप्लीटली आपका फ्रीडम होता है। तो उनको पता होता है आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है, कुछ रिवील करना होता है? ऐसा कुछ पूछा तो नहीं उन्होंने, बाकी उन्होंने रिसर्च कर रखा होगा यार कि कितने पैसे। लेकिन नेटवर्थ लोगों की निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना, पता थोड़ी होता यार है। मोटा मोटा, लेकिन आप गेस तो मार ही सकते हो कंपनी कितनी बड़ी है, कितने दिन से चला रहा है, कुछ तो पैसे बनाए होंगे मतलब। हाँ मतलब guess शार्क टैंक एक आध सीजन खेल जाएगा 2 सीजन खेलेगा उतना गेस तो मार लेते होंगे कंपनी से मतलब। हाँ दैट्स नॉट। कितनी अभी इन शॉर्ट की क्या वैल्यूएशन है? हमने लास्ट फंड रेज किया था $550 million पे किया था। और वो कब था? वो रफली 1.5 year 2 years ago था। तो 4,500-5,000 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी। मोटा मोटा कह सकते हो। हाँ, तो लास्ट इसके बेसिस पे ही कुछ तो निकाल ही लेंगे यार, कि कुछ तो ओन करता ही होगा। 5-10% 20% कुछ तो ओन करता होगा, कुछ तो पैसे होगी। और टोटल शार्क टैंक में कितने सीजन, कितने एपिसोड में आप हो? अब मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट मोटा मोटा कर लेंगे तो 7-8 एपिसोड शायद आएंगे। और 7-8 एपिसोड में कितना पैसे डिप्लॉय करने पड़े आपको? देखो नंबर मेरा मोटा मोटा कितना डिप्लॉयड होगा, मेरे ख्याल से आई एम अज्यूमिंग मेरा कुछ 2 करोड़ टाइप डिप्लॉय होगा। 2 करोड़ है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि 8 एपिसोड डाल रहा हूँ तो मुझे 8 करोड़ डालो, 5 करोड़ डालो, इतना तो डालो? कोई कंडीशन नहीं है, मतलब तो कंप्लीटली 8 एपिसोड आप जाके बैठ के फ्री में भी आ सकते हो, कोई कुछ डिप्लॉय नहीं करा? वो आपको स्टार्टअप अच्छा लग रहा है तो आप डिप्लॉय कीजिए, नहीं लगता है तो नहीं कीजिए। ओके, तो आपने हाँ बोला, उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद कुछ प्रोसेस नहीं? उसके बाद तो सीधे टैंक पे जाके शूट करना है। ओके, तो फर्स्ट डे आप शूट पे गए, हाँ। कौन कौन थे और आपके पास? तो फर्स्ट डे के मेरे पैनल पे थे अमित सर थे, पीयूष बंसल थे, उस एंड देन मेरे पास फर्स्ट डे में अमित सर कार देखो, पीयूष बंसल लेंसकार्ट, उसके बाद देन मेरे पास नमिता थापर थी, एंड देन अनुपम मित्तल थे। ओके, तो ये 5 लोग थे हम लोग। तो इनके साथ आप पहली बार गए तो ऐसा लगा नहीं कि ये सब तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं? What was your experience? Tell me, how were you feeling? एक 31-year-old young entrepreneur तो मैं तो इसमें शार्क टैंक में जाता है फर्स्ट टाइम with all seasoned entrepreneurs. How was the feeling? मैं बोलूँगा ये तो बहुत अच्छा, मैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहा था। तो मैं अगेन बोलता हूँ, जो इसका मेरे को दिखता है एक बेनिफिट है मेरे लिए। तो आपने बताया ना कि आपने बोला वो सीजन शार्क टैंक पे भी सीजन है और एंटरप्रेन्योर्स भी सीजन है, ठीक है। मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता था कि मेरे पास तो हर तरीके से विनिंग ही है। अगर मैंने कुछ अच्छा बोल दिया तो लोग बोलेंगे भाई इतने कम एज में ये तो बढ़िया इंसाइट लेके आता है, बढ़िया बात करता है। और मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर उतनी अच्छी बात नहीं है, मैंने काम की बात नहीं बोली, तो ठीक है, लोग इस तरह माफ़ कर देंगे, यार छोटा है अभी, यंग एज है, अभी सीख लेगा, ठीक है, पहली बार आया है, बिजनेस में भी यंग है, तो एज में भी यंग है, लाइफ का एक्सपीरियंस कम है, तो ठीक है, मेरे पास वो एडवांटेज तो चल ही रहा है कि मैं गलतियाँ तो कर ही सकता हूँ, मुझे माफ़ी ईजिली मिल जाएगी, सब लोगों को लगेगा ठीक है। तो उन सब के लिए भी अगर आप देखोगे तो उन सब का बिजनेस भी हमारे बिजनेस से कंपैरेटिवली बड़ा है, मोर सीजनड लोग हैं वो लोग, तो मेरी गलतियाँ माफ़ है, सिंपल बात है, और मैं 4 चीज़ें सीख सकता हूँ इजीली उनसे। तो इसी एटीट्यूड से गए, नर्वस नहीं थे? तो इस एटीट्यूड से लेंगे, थोड़ा सा पहले दिन बोलेंगे कैमरा के सामने थोड़ा सा था, बट ऐसा सच मेजर नहीं था। गुड पार्ट ये ना कि आपको एक्ट नहीं करना पड़ रहा है, आप नेचुरली योर सेल्फ हो, मतलब तो वो तो बहुत ईजी है ना। एक्टिंग टफ है। हाँ, तो बस खुद जाके खेलो। कोई दूसरे शार्क टैंक एपिसोड्स देखे, मतलब यूएस वाले या इंडिया वाले? इंडिया के तो मैंने तो सारे सीजन देख रखे हैं, मतलब सीजन 1 सीजन 2 मैंने तो रिपीट मोड में देखा है, मतलब। और यूएस के देखिए कि यार वहाँ पे मे बी मार्क क्यूबन जैसा करता हूँ, तो ना इंडिया का मैं अब शार्क हूँ, तो मैं किसके जैसी पोजीशनिंग उठाऊँ? मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे को ना हिंदी भाषा से इतना अधिक प्यार है ना, ठीक है, कि मैं नॉन हिंदी कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। मैं तो बॉलीवुड के मूवीज़ से बाहर की मूवीज़ भी नहीं देख पाता हूँ। तो वो वाला सीन है मेरा कि मुझे भाषा हिंदी चाहिए, तभी मैं समझ पाता हूँ, तभी मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं देखे, बट मैं उतना कनेक्ट नहीं करता हूँ, तो लिमिटेड एपिसोड्स देखे हैं। तो किसी की पोजीशनिंग मैच नहीं करी, ऐसा कुछ मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मतलब। तो मैं बोलूँगा तो मैं हिंदुस्तान से, हिंदी भाषा से, यहाँ के कल्चर, इन चीज़ों से मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पला हुआ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ के सीजन देखने में बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ के आपने सारे सीजन देखे? 3 सीजन से? दोनों सीजन, सीजन 1 सीजन 3 में तो आप, हाँ, तो दोनों सीजन आपने देखे? सीजन 3 से तो और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। मैं हूँ तो देखने दोनों सीजन देखे। दोनों सीजन में कौन आपका फेवरेट शार्क था 2 सीजन में? पहले सीजन में कौन था, फिर सेकंड में कौन था? तो अगर मेरे को बोलेंगे फर्स्ट सीजन में अगर मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं लूँगा तो मैं शायद पीयूष बंसल से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाता, मतलब, ठीक है। क्यों? अब मुझे उनका अप्रोच टुवर्ड्स बिल्डिंग थिंग्स थोड़ा मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। हर किसी की अपनी, जैसे अनुपम सर की लेंगे, उनका अपना एक बिल्डिंग स्टाइल है, नमिता मैम का लेंगे तो अपना एक बिल्डिंग स्टाइल होगा, हर किसी का एक बिल्डिंग स्टाइल होगा, ठीक है। मैं किसी एक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बट
वो बहुत ही सब्जेक्टिव कनेक्शन है, मतलब ऐसा वाला नहीं है कि मतलब जैसे व्यू क्या है उनमें, मतलब ऐसा क्या है उनका बिल्डिंग वे और उनका व्यू जो आपको बहुत पसंद करता है? विजन, हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग, क्या? तो एक तो पहले बात तो मुझे वो लगते हैं, मुझे वो थोड़े से क्या कहेंगे कि वो एंटरप्रेन्योर पर्सन को बहुत सपोर्ट करना पसंद करते हैं जनरली, तो मुझे उनका वो बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि वो बिजनेस से ज़्यादा इंसान को सपोर्ट हाँ, तो करने वो का चीज़ पसंद मतलब वो थोड़े वो वाला एंगल से मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाता था। बट जैसे मैं आपको बता रहा था ना, मैं अनुपम मित्तल का भी लूँगा तो जैसे मैं उनके भी मतलब मैं बोलूँगा तो मुझे काफ़ी एपिसोड देखने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उनके पास हर फील्ड का इतना डिटेल नॉलेज है ना चीज़ों को लेकर के, तो सारा कुछ अच्छे से समझा सकते हैं वो। तो उससे तो अगर शो में लेंगे तो सब किसी कहीं में मज़ा आ रहा था, तो इसलिए मैं बोलूँगा मेरे को फॉर्मेट से ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन पीपल से, अगर मैं Got it. बोलूँगा। तो अब आपने इन सब के साथ काम किया, हाँ, मुझे एक एक खासियत बताओ सबकी, व्हाट यू फेल्ट ऑन सेट। What I felt on set. मतलब कि अनुपम सर के साथ क्या एक्सपीरियंस है, उनमें क्या अच्छा लगा, व्हाट इज ही लाइक बिहाइंड द सीन? ठीक है, वैसे ऑल ऑफ देम हैव बीन हियर, हाँ, तो इस पे मैं बोलूँगा तो एंड दिस इज द set सेम पे- क्वेश्चन आई आस्क्ड टू एवरीवन। ठीक है, सेट पे लूँगा तो सेट पे मेरा अमित सर से काफ़ी ही बना था, मतलब मैं बोलूँगा उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, मतलब मेरे को, क्योंकि जब मैं सेट पे गया था, ठीक है, तो अमित सर के साथ का जो जर्नी था, वो जब सेकंड सीज़न में गए थे तो अगेन वो एक न्यू कमर थे, तो उसके साथ के पैनल के सारे लोग ओल्ड, मतलब क्या कहते हैं कि एक सीज़न कर चुके थे, तो सीजन थे मतलब, तो इनके साथ जो चैलेंजेस आए थे या जो प्रॉब्लम्स आए थे या इन्होंने जैसे चीज़ें सीखी थी, वो सारे उन्होंने मुझे आराम आराम से सिखा दिए थे। देखो फर्स्ट टाइमर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ये चैलेंजेस आएंगी, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो काफ़ी हेल्प हुआ था मेरे लिए। तो उनके साथ का मतलब मैं बोलूँगा उनके लिए काफ़ी थैंकफुल रहूँगा मैं, कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा दी। जैसे मेंटोर बिहेवियर था। एज ए मेंटोर बिहेवियर काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा। और इन जनरल भी अगर आप सीज़न 2 देखेंगे तो सीज़न 2 में वन ऑफ द फेवरेट शार्क्स थे मेरे वो, क्योंकि वो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन की तरह आपको दिखेंगे, मतलब जनरली काफ़ी सपोर्ट करने का। अगेन मेरे को वो बिहेवियर इन जनरल ही काफ़ी अच्छा लगता है कि कितने हेल्पिंग नेचर के हो आप। जो डील्स जब आप करते हो, मुझे डील्स के बारे में बताओ। शार्क टैंक में कैसे डील होती है, कितनी बड़ी पिच होती है, कितनी देर तक चलता है? सो अगर पिच ड्यूरेशन लेंगे तो ये ओपन ड्यूरेशन होता है, इसके पीछे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो एक चीज़ हमें शार्क टैंक का समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे पे कि कितने देर पिच चलानी है, किस पे इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारा फ्रीडम एज ए शार्क हमारे पास होता है। अब तो अगर आपको पिच लग रहा है 45 मिनट्स में ख़त्म हो गया, 1 आवर में ख़त्म हो गया, तो भी ओके, 1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा है तो वो भी चल सकता तो है। वो लोग आके पिच करते हैं तो कितनी देर पिच करते हैं? तो टिपिकल ड्यूरेशन लेंगे तो 1 से 1.5 घंटा होता है, बट कुछ पिचेस 2 घंटे भी चले जाएंगे, कुछ पिचेस हो सकता है 45 मिनट। सिर्फ अलोन पिच की क्वेश्चन वैश्चन मिला के? टोटल क्वेश्चन एंट्री स्टार्टिंग जो एंट्री होती है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो वो 1-2 मिनट कुछ बोलता है, तभी आप काट सकते हो उसको? नहीं, तो शुरू के 3 मिनट तक वो एंटरप्रेन्योर अपना पहले पिच देता है, तो वो मोनोलॉग होता है उस टाइम अच्छा, पे। उस टाइम कट करना उस अलाउड टाइम पे जनरली कट नहीं करते हैं लोग, मतलब इनफैक्ट कट करना अलाउड का, तो जनरली कट करती नहीं, पहले उसकी बात तो सुन ले, समझ तो ले कह क्या रहा है, क्या कट करना चाहेंगे हम, तो उसकी 2-3 मिनट उसकी बात सुनते हैं, वो अपनी पूरी कहानी सुना देता है, फिर उसके बाद Q&A शुरू हो जाता है। अब वो Q&A चलता रहेगा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। तो जो फर्स्ट हम लोग जो टीवी में देखते हैं, जो फर्स्ट मिनट होता है जैसे, हाँ, वो फर्स्ट 3 मिनट में से निकल वो जाता 3 है। मिनट में से मोनोलॉग होता है, और फिर आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट क्वेश्चन करते शुरू हैं। हो जाता है। तो अब क्वेश्चंस होते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलता है, राइट? उसमें 1-1.5-2 घंटे के बाद अब आपको डील पसंद आ गई, आपने डील करी, तो उसके बाद चेक हाथ के हाथ साइन करके देते हो, क्या होता है, व्हाट्स द प्रोसेस? हाँ, तो उस टाइम पे जो चेक हम देते हैं वहाँ, तो वो तो एक डमी चेक होता है, वो तो मतलब एक कमिटमेंट हुआ कि हम आपके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद एक्चुअल चेक जो होगा वो तो आफ्टर दी, मतलब क्या कहते हैं, जो आपका शूट हो जाता है, फिर हम लोग उससे ऑफलाइन कनेक्ट करते हैं, फिर सारा जो स्टैंडर्ड DD एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उन सब पे वर्क करते हैं। देन फिर कितना टाइम लगता है एक शार्क टैंक के आपने पिच पे हाँ बोला वर्सेस रियलिटी में आपने उसको पैसे पहुंचा दिए? अगर बोलेंगे तो एज फास्ट एज 1 महीने में भी हो सकता है, बट टिपिकली लेंगे 3-6 महीने लग जाता है। वो किसी भी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जैसे हम भी एज ए कंपनी जब फंड रेज करते हैं 3-6 महीना लग जाता है, क्योंकि आपके बहुत सारे लीगल एंड पेपर वर्क्स होते हैं जिनमें आपका टाइम लगता है। 3 से 6 महीने लगते हैं। तो आप ये सब चेक करते हो कि उसने जो हमें बोला वो जो उसने वहाँ पे ऑन एयर हमें प्रॉमिस किया वो सारा प्रॉमिस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी में जितनी भी सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले करता है, वो चाहे शार्क टैंक में करे क्या आउटसाइड शार्क टैंक करे, जो उनके प्रोसेस होते हैं वो सारा चीज़। सो अश्नीर ग्रोवर फर्स्ट ईयर में दे बिकेम सेंसेशन, व्हाई डू यू थिंक लोग उनको क्यों पसंद कर रहे थे? लाइक ही वाज द मोस्ट टॉक्ड शार्क।
आई थिंक ही स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड शॉक. देखिए लोग क्यों कनेक्ट करते हैं उस पर तो निकाल सकते हैं. एक तो पहले उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस तो जेन्युइनली मतलब ही इज अ शार्प माइंड, उसमें तो कोई डाउट नहीं है मतलब ठीक है. अब उसके अलावा तो वो ऑब्जर्वेशंस थे. अब बाकी वो ऑब्जर्वेशन उनके बहुत स्ट्रांग होते थे तो लोग उससे कनेक्ट करते थे कि वो पिन पॉइंट तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते थे. ओके मुझे लास्ट सेक्शन पकड़ते हैं. हाँ जी. और मुझे इस पर बताओ, इंडिया के बारे में बात करते हैं, यूज़र बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. आपके पास बहुत डेटा है राइट तो मुझे बेस्ड ऑन डेटा पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस, इतने लोगों से आप मिले हो, इतनी जगह इन्वेस्ट किया है, सो टेल मी इंडिया में बिजनेसेस कैसे चलते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए? हिंदुस्तान के कस्टमर्स थोड़े डिफरेंट कैसे हैं वर्ल्ड? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि यूएस में जो स्टार्टअप चल रहा है वो एज इट इज़ ट्राई करते हैं कि इंडिया में बना दें. आपने कभी कोई यूएस में इसका कॉम्पिटिटर है जैसा आप बनाते हैं? नहीं, हमने मतलब हमारा तो थैंकफुली मतलब हमारा पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्लोबली नहीं था, हमने इसको स्टार्ट किया था इस पे. नाइस. तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यूएस गुड मेथड टू सी कि यार कहीं और दुनिया में चल रही, इंडिया में अभी तक नहीं आई, लेके आओ. क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्टार्टअप जो फ्लिपकार्ट जो हम बात कर रहे थे वो भी उसी बेसिस बना कि यार दुनिया में अमेज़ॉन बन गया, इंडिया में हम फ्लिपकार्ट बना देते हैं. फिर उसके बाद ओला भी इसी तरह से हुआ कि ऊबर बना, हम ओला बना देते. बहुत सारे बैक टू बैक इंडिया के भी जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो वैसे ही बने राइट. तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग बाहर की चीज़ें देखते हैं और फिर वो इंडिया में बनाते हैं तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में क्या चलता है, कैसे टाइप के धंधे चलते हैं? सो इंडिया, जैसे आपने पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया और यूएस को कंपेयर करूँगा तो बिजनेसेस को बनाने में क्या डिफरेंस को ध्यान देना है, तो उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ. तो सबसे पहले जो आपने पूछा इंडिया में क्या चलता है, तो एक चीज़ जो मेरी लर्निंग इंडिया नहीं अक्रॉस ग्लोब मोस्टली ह्यूमन बीइंग फंक्शंस ऑन द सेम फंडामेंटल्स. हमारे फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होते. जैसे हमारा क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ. हमारा डिफरेंस ये है कि हमारे पास पैसे कम है, ठीक है. मान लीजिए हम अगर हमारा पर कैपिटा इनकम लेंगे तो कंपैरेटिवली यूएस से कम होगा. तो ऐसा नहीं कि हमारा हम डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, हमारे पास कंस्ट्रेंट डिफरेंट है. मतलब मेरे पास अगर $2,000 की कमाई है या $20,000 की कमाई है तो मेरे पास कमाई कम है तो मेरी सोच अलग होगी, मतलब उस कमाई के कारण से. अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इंडिया में लोग लग्जरी के लिए पैसा नहीं देते हैं. ऐसा नहीं कि लोगों को लग्जरी नहीं चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए. तो बिटवीन मुझे लग्जरी एंड नेसेसिटी चूज़ करना पड़ेगा. तो एनी ह्यूमन बीइंग विल फर्स्ट चूज़ नेसेसिटी भाई. वो चाहे आप समझदार हो या ना समझो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हर कोई पहले नेसेसिटी चूज़ करेगा. अब यूएस में बात करोगे तो पैसे ज़्यादा हैं तो उस नेसेसिटी तो उसका कंप्लीटेड है तो वो लग्जरी की बात करेगा. इंडिया में पैसे कम है तो पहले मैं नेसेसिटी की बात करूँगा. बट हम दोनों का थिंकिंग सेम ही चल रहा है. इस जस्ट दैट कि हमारे कंस्ट्रेंट अलग अलग हैं तो हमारे रिजल्ट्स अलग अलग हो जाते हैं. तो इंडिया में कोई भी बिजनेस करने की बात करोगे आप भाई वर्चू, चूँकि हम एक कंपैरेटिवली अगर हमारा पर कैपिटा इनकम लेंगे कम है तो हम हर जगह ही पैसे के लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे. तो हमारे लिए पैसे का सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, कंफर्ट का सेंसिटिविटी घट जाएगा. चूँकि हमारे पास पैसे कम है, कंफर्ट की बातें वही करेंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं है. तो मोटा मोटा वो चीज़ आपको इंडिया के हर बिजनेस में दिख जाएगा कि फर्स्ट फोकस ऑन किसी भी इंडस्ट्री में तुम हो कि पहले नेसेसिटी सॉल्व करो. उनकी नेसेसिटी सॉल्व है तो कंफर्ट पे सॉल्व करो, उनका कंफर्ट सॉल्व है तो लग्जरी पे सॉल्व करो. लग्जरी पे उसके बाद लग्जरी भी सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप बहुत सारी ऐसे हवा की चीज़ें सॉल्व करोगे जिससे कोई मतलब नहीं है, करोगे चीज़ें. ठीक है, जैसे हवा की चीज़ें क्या सॉल्व, कहाँ पे देखा बिजनेस ये बड़ा? नहीं NFTs आपने सुना होगा. ठीक है, NFT में लोग जो अपने पास जो चीज़ें खरीद के रखते थे, डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है. प्रैक्टिकली मैं अच्छा सिंपल हो, डिजिटल पेंटिंग से मैं पेंटिंग की दुनिया में हूँ. तो घर पे जो मेरा पेंटिंग लगता है उसका कोई यूज़ नहीं है. मेरे पास बहुत फालतू पैसे हो गए थे तो पहले मैंने कपड़े खरीदे, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, पैसे लिए, खाना खाया, अच्छा सब कुछ हो गया. अब मेरे पास और फालतू पैसे, मैं क्या करूँगा? तो मैंने घर पे एक पेंटिंग लगा दी जिसका कोई यूज़ नहीं है जीवन में. तो वही मैं कह रहा हूँ, बहुत फालतू पैसे हो जाएंगे तो वही काम करोगे. तो सारे आर्ट लवर्स गाली देंगे अभी यार, बट रियलिटी ट्रू. आई एम सपोर्ट. मैं आर्ट को गाली नहीं दे रहा हूँ. मेरे पास भी फालतू पैसे होंगे, मैं भी लगाऊंगा. बट मैं कह रहा हूँ कि वो फालतू पैसे होंगे तभी लगा पाऊंगा. ये मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कल को खाने का नहीं पैसा और मैंने घर पे पेंटिंग लगा रखी. पेंटिंग गलत नहीं है, बट पेंटिंग मतलब मैं कह रहा हूँ एक बहुत एलिवेटेड सोच है, बहुत एलिवेटेड स्कोर है. घर पे आप पेंटिंग लगा पा रहे हो, आप अराइव कर चुके हो जिंदगी में. ठीक है, वो वाला सीन है. तो मैं बोल रहा था वो बिजनेस बाद में बनेंगे. मतलब दैट्स अ गुड डेफिनेशन ऑफ कि आप अराइव कर. कैसे देखो कि कौन रईस है और कौन अल्ट्रा रईस है, उसके घर में पेंटिंग है कि नहीं, क्योंकि वो पैसा बहुत फालतू का पैसा है. ठीक है, मतलब
ये अच्छा, कोई तो use अब हर घर में जाओ और देखोगे नया नया रईस है कि अल्ट्रा रईस है। वो पता चल जाएगा आपको। दैट्स ट्रू बाय द वे, नया नया रईस जो होता है वो अपना सोफा अच्छा करेगा, वो अपनी टीवी अच्छी क्योंकि लगाएगा। पहले तो वही रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, कि सोफा अच्छा, टीवी अच्छा, गाड़ी अच्छी, घर अच्छा, right? और जो फालतू रईस है जिसका मतलब उसने खेल लिया, सब गेम ये खेले, सारा हो उसकी चुका है पेंटिंग्स बहुत अच्छी हाँ, हुई। क्योंकि उसने ये सारे फन ले लिए हैं जिंदगी के, अब क्या करेगा? अब उसे सोफे से फर्क नहीं पड़ता, उसे किया मेरे पास पेंटिंग है, पिकासो की पेंटिंग पड़ी है। मैं इनफैक्ट ना एक रील देख रहा था कि कैसे देखते हो तुम, कैसे पता है तुम्हें कि ये इंसान मिडिल क्लास है कि रईस है, ठीक है। मतलब क्या डिफरेंस होता है किसी के घर में आकर। तो एक आदमी मिडिल क्लास कितना है और कितना रईस है वो डिटरमाइन होता है उसके सोफे और दीवार के डिस्टेंस के बीच से। ठीक है, बहुत सही बोला आपने ये बात, बिल्कुल बहुत सही तो बात। आप किसी के घर में गए हो, अगर उनका सोफा दीवार से टिका हुआ है तो मतलब पैसा है, मिडिल क्लास है, मतलब रईस नहीं है वो, जो मेरे गांव के घर का हुआ करता था। राइट, तो दैट्स टिका हुआ है। अब रईस जब हो तो आपके सोफे और दीवार में डिस्टेंस होता है, डेप्थ होती है, जगह होती है, बीच में सोफा लगा था क्योंकि जगह की तो दिक्कत ही नहीं है, सॉर्ट हो चुकी है आपके लिए। बात तो सही बोल रहे हो। अब आपके घर में मतलब दीवार और सोफे के बीच में डिस्टेंस, अभी वाले घर पे तो डिस्टेंस होगा आई थिंक। अच्छा, आई थिंक आई लव दिस हम्बलनेस। नाइस। तो वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे जब मैंने ये इंटरनेट पे रील देखी कि बढ़िया है, बढ़िया तरीका है, मस्त तरीका है कि हाँ यार, कि मतलब पहली स्टेज है कि घर हो, सेकंड स्टेज है सोफा हो, थर्ड स्टेज है सोफा और दीवार का डिस्टेंस हो। हाँ ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेज आपने दे दी कि पेंटिंग लगा दो। पेंटिंग, उस दीवार के डिस्टेंस पेंटिंग होनी चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं, उसके बाद नहीं बचता है कुछ। जैसे बाय द वे अभी आपके पास बिहार का भी पर्सपेक्टिव है, आपके पास किशनगंज जहाँ से आप आए वहाँ का पर्सपेक्टिव है। मैं ना 2 ट्रेंड्स बताता हूँ हाँ। जो शहर में एविडेंट बन गए हैं, इंडिया में भी अब वो बन रहे हैं। पहला ट्रेंड है ऑन कि यहाँ के लोग, शहर के लोग अब ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे खर्चा कर रहे हैं देन घर, गाड़ी, लग्जरी। लोग बोल रहे हैं कि यार मुझे, हाँ नहीं, बहुत लोग के पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं, लेकिन वो घर खरीदने के लिए पैसे बचा भी नहीं रहे हैं। वो पैसे बचा रहे हैं कि मैं साल के एंड में एक अच्छी वेकेशन पे जाऊँगा, और हर साल मैं एक अच्छी वेकेशन कर लूँ, मुझे वही चाहिए, मुझे कार चाहिए ही नहीं, मैं ऊबर में खुश हूँ या मेरी एक छोटी गाड़ी में खुश हूँ, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए ही नहीं, काम ही करना। तो जो एक पहले कैसा होता था कि पहले लोगों को पैसे कमाने की बाइक ले लूँ, बाइक से पैसे कमाने कार ले लूँ, कार बहुत अच्छी करने के बाद बड़ी कार ले लूँ, फिर लग्जरी कार लेने के बाद फिर मैं घर ले लूँ, घर, मतलब ये चॉइस। अब लोग रेंट पे रह रहे हैं, ऊबर ओला में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पैसे बचाते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें, मैं दुनिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करूं, कॉन्सर्ट्स में जाऊं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक्सपीरियंस इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं हर महीने घर में खाना बना के, और पैसे बचाने से बेटर है कि मैं हर हफ्ते एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी बन रही है शहर में, और इंडिया में भी ये परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। हाँ बढ़ेगा, राइट। और इनके पास घर भी नहीं है, ठीक है, ना ये घर के लिए बचा रहे हैं, ना गाड़ी के लिए बचा रहे हैं, ना इनके पास गाड़ी है, दे आर हैप्पी, वो पैसे बचा रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस बेटर कर पाएँ। तो गांव में भी ऐसा ट्रेंड नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि गांव में ये ट्रेंड शायद आपको नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि वो घर खरीद नहीं रहे, गाड़ी खरीद नहीं रहे, बट उनको उसको रहने के लिए एक अच्छा घर रेंट पे मिल जा रहा है, तो टेक्निकली उसका घर का प्रॉब्लम सॉल्व है। चाहे वो खरीद के वो घर लेता है या रेंट पे लेके ले रहा है, लेकिन वो रह अच्छी जगह रहा है। वो चाहे अपनी गाड़ी से कहीं घूमता है या ओला ओवर मंगा रहा है, तब भी वो कैब से ही घूम रहा है, वो पैदल नहीं जा रहा है, वो रिक्शे से नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो तो उसका ट्रैवल भी सॉर्टेड है। तो वो चाहे रेंट पे करे चाहे वो ओन करके करे, बट वो एक्सपीरियंस वही वाला लेवल का ले रहा है। गांव के लोगों को एक्सपीरियंस अभी तो इसके बाद तो आपका, तो पहले आपका खाना सॉर्टेड हुआ, अब खाना जो है अब आपका रहना सॉर्टेड हुआ, गाड़ी सॉर्टेड हुई, तो उसके बाद तो आप एक्सपीरियंस की बात करो। तो गांव में तो अभी ये बेसिक ही सॉर्टेड नहीं है ना, तो उस वहाँ पे कोई रेंट पे घर उतने मिल नहीं रहे, तो लोग अपने से ही घर बना रहे हैं, तो वो एंगल आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारा यहाँ का रिक्वायरमेंट पूरा है, तो अगले स्टेज पे पहुँच गया। गाँव में अभी ये बेसिक्स ही फुलफिल नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग, ओला उबर कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ओला उबर है नहीं मतलब गाँव में, तो आपको खुद की गाड़ी ही लेनी पड़ेगी ना, तो कम्यूट तो उसको भी करना है ना। वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं एक्सपीरियंस की बात
बात कर रहा हूँ कम्यूट। तो आपको भी जिस दिन ओला उबर हटा देंगे तो उस दिन ही पहले आप गाड़ी खरीद लोगे। तो आपका कम्यूट का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम की बात करो। आपका कम्यूट का, रहने का, ये सब प्रॉब्लम चाहे आप रेंट से सॉर्ट करो चाहे खरीद के सॉर्ट करो, आपके ये प्रॉब्लम्स पहले सॉर्ट होने चाहिए। तो गाड़ी, कपड़ा और मकान जो कहते थे, मतलब वही सॉरी क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये होना चाहिए आपका, ये बेसिक नीड है, चाहे आप रेंट ले करो चाहे कैसे भी करो। तो ये जिसका सॉर्ट हो गया वो आगे एक्सपीरियंस की बात, वो आगे अब और बड़ा घर और बेहतर गाड़ी, उस पे ज़्यादा आपने अगर नोटिस किया, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो कर रहा है कि यार घर मेरा सॉर्टेड है, अब मुझे हफ्ते में 2 बार तो जोमेटो स्विगी से खाना होना है क्योंकि मेरे को खाना बढ़िया तो उसमें मैं बोलूँगा या मुझे महीने में एक बार शहर जाना है तो मैं शहर के लिए पैसे हाँ, ये मैं बोलूँगा तो ओवरऑल ह्यूमंस को, मतलब सी अभी घर को जैसे मैं बड़ा करूँगा, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट की जगह 4000 स्क्वायर फीट के घर में जाएंगे, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने लगाया, इससे मेरे को जो बेनिफिट लाइफ में मिलेगा वर्सेस उस पैसे को मैं और लगा के मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर, क्योंकि बेसिक सब लोग 1500-2000 स्क्वायर फीट के घर पे रह रहे हो तो कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, तो उसके बाद आप एक्सपीरियंस में खर्च करते हो, जो शायद मैं भी करता, मतलब लाइफ में। तो वो अक्रॉस यू थिंक कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 वेस्टर्न वर्ल्ड, अब मेरे ख्याल से अक्रॉस सेम होगा, बिहेवियर सेम होगा, जस्ट कि सब अलग अलग पैसे पे बैठे हैं, मतलब वो वहीं पे पहुंचेगी वर्ल्ड वैसे ही, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि वो लोग फंडामेंटली अलग लोग हैं, उनका ये सब पूरा हो चुका तभी अगले स्टेज पे गए हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि देखो वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब ठीक है वो भी वो करते, लेकिन उनके पास वो कंडीशन ही नहीं है, उनका वो चीज़ पूरा हो चुका है। मतलब हैव यू नोटिस कि छोटे शहरों में रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, बड़े शहरों में इतनी नहीं करती। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरी इमेज कैसी है, मैं लग कैसा रहा हूँ, और बाहर मेरे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे, तो मैं अगर ऐसी गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे बारे में ऐसा सोचा जाएगा, मैं ऐसा काम करूंगा तो और रेपुटेशन बचाने के लिए या स्टेटस बचाने के लिए लोग काफ़ी खर्चा करते हैं, वर्सेस लोग जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में रहते हैं, जैसे अगर बॉम्बे दिल्ली में बोलो जो फ्लैट में अकेले रहते हैं, वो इतने ज़्यादा स्टेटस ड्रिवन नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका, हाँ, ये आपका कंक्लूजन शायद मैं बोलूँगा ट्रू है, बस उसका सिंपल रीज़न इतना ही, जब मैं गाँव में रहता हूँ तो मुझे 4 लोग जानते हैं, तो उनके पास मैं स्टेटस बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे जानते हैं लोग। यहाँ जब जिस बिल्डिंग में रहता हूँ मुझे कोई जानती ही नहीं, तो मैं किसके पास स्टेटस बना रहा हूँ। तो प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी जो लाइफ इन मेट्रोज होती है वो लाइफ बहुत ही अलोन होती है इन सब से, मतलब कोई आपको जानता ही नहीं। गांव में तो हर गली वाला बंदा जानता है कौन किसके रिश्तेदार है, तो लोग जब जानते हैं तो इनफैक्ट आपका मैं ऑफिस ले लूँगा तो पीपल वुड भी कंसर्स कि हमारा ऑफिस में क्या इमेज है। सोसाइटी में तो वो कल को सोसाइटी बदला, चीज़ें बदल गई, तो वहाँ तो कोई जान ही नहीं रहा है, तो वो आराम है कहीं ना कहीं, इसलिए आप स्टेटस नहीं बनाना चाह रहे हो। बट अदरवाइज़ वो बिहेवियर फिर सबका होगा कि सबको स्टेटस तो चाहिए ही। इट्स जस्ट दैट कि बड़े शहर में कोई किसी को जानता ही नहीं, तो किसके पास स्टेटस बना रहे हैं। हाँ, मतलब रोज़ 1000 लोग रोज़ टकरा रहे हैं, क्या टकरा रहे हैं, नए फेसेस दिख रहे हैं, तो चल रहा है। ओके, हाँ, सो ये फर्स्ट ट्रेंड था। सेकंड ट्रेंड इज कि जो इंडिया में भी एविडेंट बन रहा है, नो किड्स। लोग अब शादी कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट पहले तो शादी लोग बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम तो नहीं बट थोड़ा पहले से बड़ा है कि अगर पहले मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसका, बट किड्स का मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है, तो पहले अगर मान लो 1% लोग शादी नहीं करते थे, तो अब 4-5% लोग शादी नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शादी का एज 20s के बजाय 30s कर दो यार, कि 20s में करा देते हो शादी। जीने दो बंदों को, गवर्नमेंट को रूल लाना चाहिए कि नो शादी इन 20s। आप 30s में हो जाओ, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हो। क्यों, ऐसे क्यों बोला? अब मेरे को लगता है इतना फास्ट वो डिसीजन क्यों लेना है लाइफ का यार, बहुत अर्ली डिसीजन ले लेते हो आप जीवन में। सोच समझ के वो डिसीजन लो, टाइमली लो वो डिसीजन। 20 में मत करो, 20 में शादी। थैंकफुली बट आप देखेंगे ओवरऑल तो गुड पार्ट ये है कि धीरे धीरे एज ऑफ मैरिज शिफ्ट होता जा रहा है। कुछ साल पहले तो लोग टीन एज में शादी कर लेते थे ना, अच्छा 100 साल पहले चले जाते थे, तो मतलब उसके पहले तो बाल विवाह भी हुआ करता था। थैंकफुली वो 20, 22, 25 ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं उसी का सपोर्टर हूँ कि ये जितना लेट होगा उतना बेटर है शायद। तो एक तो ये हो गया, तो पहले लेट तो हो रहा है, प्लस बहुत लोग कर ही नहीं रहे हैं। लाइक देयर इज अ मैसिव ड्रॉप, लोगों ने देखा है 4x या 5x कुछ होगा, ठीक है, एक वो। और सेकेंड इज कि किड्स का मेरे पास नंबर था कि मोर देन 50% न्यूली मैरिड कपल्स इन लास्ट 2 years इन मतलब एक इनकम उनका कोई ब्रैकेट था कि इस इनकम के ऊपर मोर देन 50% कपल्स सेड वी डोंट वांट किड्स राइट नाउ। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब देखेंगे तो 1% होगा वो, ठीक है, समझ गया। मतलब पर एक जो सैंपल, हाँ, जो उन्होंने लिया था वो जैसे, तो एक्चुअली रिसर्च थी डिंग के ऊपर, डबल इनकम नो किड्स की जो कैटेगरी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और
बच्चा नहीं चाहिए उनको, उन लोगों की इनकम बढ़ रही है और उनको बेटर करना है लाइफ में, राइट? तो ये आपने देखा कि अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस Tier 1, Tier 2, Tier 3 हर जगह यही ट्रेंड है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, लोग चूज़ कर रहे हैं कि यार बच्चे नहीं करना। इस पे मैंने मेरे आसपास बहुत ज़्यादा, मेरे पास नॉलेज नहीं, बट मैंने भी इंटरनेट पे इतना पढ़ा उतना ही कमेंट कर पाऊंगा उस चीज़ पे, बट बहुत ज़्यादा मेरे आसपास मैंने वो चेंज तो मतलब नोटिस नहीं किया है। इतना नहीं है कि पीपल आर स्टिल गोइंग फॉर हाँ, किड्स एंड ब्रॉडली स्टार्टिंग मेरे आसपास में, बट हाँ अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा ज़ीरो है, मतलब ये ट्रेंड इस साइड में, ये ट्रेंड कुछ कुछ लोगों में नोटिस तो मैंने भी करा है, बढ़ रहा आ है, गया, मतलब ऑल ऑफ सडन सुनने को मिल गया, ये तो मैं पहले सुनने को भी नहीं मिलता। हाँ, बट इसका एक रीज़न मैं जैसे देखता हूँ ना, इसका एक रीज़न बहुत बड़ा जो दिखता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, मैं उस पर सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दिखता है जैसे आज से 25 साल 50 साल पहले चले जाते थे ना, ठीक है, तो लाइफ में लोग बस, जैसे मैं अपने पेरेंट्स और पर्टिकुलरली मैं ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ देखता हूँ, तो वो एक छोटे से शहर से बिलोंग करते थे। उनके लाइफ में जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स किसान थे, तो उनकी लाइफ ना बहुत मोनोटोनस थी। अब वो उठते थे, मतलब वो दादाजी के जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो भी खेती करते थे, दादाजी का बचपन ही कैसे बीता, वो उठे उसी इलाके में उसी खेत में जाके खेती करते थे, घर आते थे, फिर खेती करते थे, घर आते थे, उसका मार्केट भी फिक्स था, और उस शहर से वो कभी ज़िंदगी में बाहर निकले ही नहीं। तो उनके पास जो चीज़ें करने की थी ना वो बहुत लिमिटेड थी। तो जब लिमिटेड चीज़ें करने की थी तो आपके लाइफ में आपको कुछ न्यू चाहिए, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा किड्स एक न्यू लाइफ लेके आता था। तो जब किड आया आपकी लाइफ में तो आपको एक नया एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हुआ। आज के डेट में हमारे पास टू मेनी थिंग्स ऑन प्लेट है, मतलब मैं घूमना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, घूम सकते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूँगा अब आपके पास लाइफ में इतनी चीज़ें करने की है कि वो भी वन ऑफ द ऑप्शंस है, मतलब ब्रॉडली, मतलब शायद मैं वैसे देखूंगा। हाँ, कि इतने ऑप्शंस हो गए तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो कुछ लोगों को वो लगता है कि मैं अपनी लाइफ शायद विद अ किड बेटर जी पाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है विदाउट अ किड बेटर जी पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस खुल गए, पहले तो ऑप्शंस ही नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इट्स कि अगर आप छोटे शहर से आते हो, एक छोटे गांव से आते हो, तो पैसे कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? क्या पैसे करने के लिए, क्या पैसे कमाने के लिए करें? क्योंकि आई टेल यू वेयर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम, यू नो, जब आप एक छोटे शहर से आते हो बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। आपका कैसा लगता है, आप कॉन्फिडेंट थे, राइट? किसी को इनसिक्योरिटी होती है कि मैं मे बी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा हूँ, किसी को इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं सामने वाले से बोल चल नहीं पा रहा हूँ, मैं दिख अच्छा नहीं रहा हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। किसी को इनसिक्योरिटी होती है कि यार मुझे दुनिया के बारे में कम पता है, राइट? हर किसी का एक कॉन्फिडेंस थोड़ा वो हो जाता है और कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट होती है। रियलिटी में ट्रू नहीं होती। एक गांव का, एक शहर का, या एक अमेरिका का बच्चा, या दुनिया कहीं से भी है, सब बच्चे सबको सेम पता होता है, पोटेंशियल सब में सेम होता है, बट अंदर से ऐसा लगता है कि यार मतलब उसको मुझसे ज़्यादा पता होगा, राइट? तो इसके से कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस, और उसके चक्कर में आप हमेशा फॉलो करते रह जाते हो। आप लीडर नहीं बनते हो, आप खुद ऐसे नहीं करते हो कि भाई मैं ही दुनिया हिलाऊंगा, राइट? ठीक है। तो या तो आप ऐसे रहते हो, या कुछ उनमें से कुछ लोग निकलते हैं जो बिकॉज इतने इन सब चीज़ों से निकले होते हैं, तो उसमें बोला कि भाई जब यही है तो ज़्यादा क्या ख़राब होगा, मैं ही करूँगा। सो दैट्स वाई यू सी कि जो टॉप 10 अल्ट्रा रहीस लोग होते हैं, या टॉप 10 जो स्टार्टअप्स वाले होते हैं, या बिलियनर्स होते हैं, या हर चीज़ के सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से इधर उधर से आते हैं, जिनको कोई डर ही नहीं होता लाइफ में, राइट? बट मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। तो वो कैसे लाइफ में सक्सेसफुल बने या पैसे कमाएं, उनके लिए क्या, डू यू हैव एनी एडवाइस और प्रोसेस? तो एक एडवाइस तो मैं आई थिंक सारे मतलब लोगों को देना चाहूँगा, और मैं बोलूँगा कि प्रॉब्ली दिस इज़ द बिगेस्ट, मतलब मैं बोलूँगा हमारे लिए वो है, मतलब क्या कहते हैं, कह सकते हैं, मतलब हमारी किस्मत अच्छी कि हम इस जनरेशन में हैं, जिस मतलब क्या कहते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बून है। मतलब मैं बोलूँगा कि आज के रेट पे, ठीक है, आपका स्टेटस जो चेंज हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग एक ही फंडामेंटल चीज़ आपके स्टेटस को चेंज कर सकता है, जो भी पोजीशन पे आपका एडुकेशन। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, आप सीखे हुए होने चाहिए। देखो, जैसे मैंने डिग्री कंप्लीट नहीं की है, बट डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एडुकेशन एंड डिग्री अलग अलग चीज़ें। जैसे आपको वो चीज़ों की समझ है कि नहीं, चाहे वो वीडियो बनाने से लेकर के, न्यूज़ चलाने से लेकर के, कंप्यूटर इंजीनियर तक, हर कुछ को नॉलेज चीज़, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात नहीं कर रहा। तो जब मैं नॉलेज की बात करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपके स्टेटस को चेंज करने में एक ही चीज़ मदद कर सकता है, वो आपका नॉलेज। और गुड पार्ट ये है, जो डिजिटल ने सबसे अच्छा काम किया है, आज से 50 साल पहले लिटरली लोगों को सीखने का मौका नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जो IITs जा सकते थे, बहुत ही कम लोग थे जो हार्वर्ड जा सकते थे, जो जाके सीख सकते थे, अच्छे टीचर से सीख सकते थे। मतलब मैं गरीब हूँ तो मैं अच्छे टीचर का एक्सेस ही नहीं है, मेरे पास अच्छे किताबों का एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि
बहुत अच्छे लाइब्रेरीज में जा ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास अच्छी बुक्स का एक्सेस नहीं होता था, अच्छे टीचर्स का एक्सेस नहीं होता था, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेस नहीं होता था। तो अनफॉर्चुनेट था, अगर मैं गरीब हूँ तो मैं चीज़ें एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो आज से 100 साल पहले चल जाते तो उस जनरेशन में ऐसा था कि आगे बढ़ना वाजंट दैट ईजी। अगर आप अंडर प्रिविलेज हो तो आप चांसेस यार कि आप अंडर प्रिविलेज ही रहोगे, क्योंकि आपके पापा के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो आपको अच्छे स्कूल भेज पाए। हमारे जनरेशन में वो बदल चुका है। आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से सीख सकते हो यूट्यूब पे बैठ करके। यूट्यूब इकलौता सोर्स है जो लिटरली आपको कुछ भी सिखा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ पे सीख सकते हो, अगर आप में सीखने का जज्बा है। तो मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यूट्यूब को मतलब अपना गेम मतलब ये इसमें ऐड कर लो और उससे सीखना शुरू करो। बेसिकली यूट्यूब या इंटरनेट बेसिकली कहेंगे, और सीखना शुरू करो। जितनी चीज़ें सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, और हमारे इसमें सीखना फ्री है। अब आपके कंट्रोल में कि आप कितना आगे बढ़ना चाहोगे। इनफैक्ट हम लोग भी ये इंटरनली बहुत बात करते हैं कि दिस इज़ कि अगर आप हमारे स्टार्टिंग के 100 एपिसोड देख ली ना, किसी ने हमारे सिर्फ 100 आवर्स का कंटेंट है, तो शायद उसे किसी स्टार्टअप स्कूल या स्टार्टअप की बुक पढ़ने की या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इंडिया के टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स आप जैसे सारे लोगों ने आके इतना बता दिया नुआंसेस के साथ कि पिच डेक कैसे बनाते हैं, आइडिया कैसे फाइनल करते हैं, क्या मेथड होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, किस तरह से फोकस करें, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ धंधा, हर चीज़ समझा दी। तो अगर किसी ने सिर्फ यूट्यूब चैनल, एक मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, या मेरा छोड़ो 25 और ऐसे और है, वो ही देख लिया, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल देख लिया, तो शायद आपको कभी लाइफ में यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली, हाँ, यही मेरा भी वही पॉइंट था कि आप बहुत इजीली सीख सकते हो और बेस्ट ऑफ द माइंड से सीख सकते हो। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अजहर भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन ऑल द सक्सेस यू हैव हैड एंड फॉर द शार्क टैंक एज वेल। थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें बताओ कि आप ऐसे और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हमारे शो पे, क्योंकि आप जितने हमें सजेशन दोगे उतने ही बेहतर हम गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। Before you leave, like, share, subscribe, and comment, and let us know how you felt about this episode. Until the next episode, keep figuring out.